सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के लेक्चर में हम माओ ज़ेडोंग की बुक्स पढ़ने वाले हैं, वो भी सारी क्रोनोलॉजी में, वो भी ट्रिक्स के साथ। इससे पहले हमने कार्ल मार्क्स की, हैना एरेंट की और रिचर्ड रॉटरी और पता नहीं बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनकी हम बुक मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। आपको प्लेलिस्ट में जाओगे ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ट्रिक वाला एक प्लेलिस्ट दिखेगा। उसमें बस एक एक दो दो मिनट के वीडियोस हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्रिक्स से याद कराई हैं। तो मैंने सोचा उसी प्लेलिस्ट को क्यों ना बीच बीच में कंटिन्यू रखा जाए और आपको थिंकर्स के बुक्स एंड ऑथर्स याद कराए जाएं जो कि क्रोनोलॉजी में कितनी बार लगाने को आ जाते हैं। या अगर क्रोनोलॉजी में अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, प्लस इसी की वजह से आपको इसकी सारी बुक्स भी याद हो जाएंगी। तो अगर माओ ज़ेडोंग की कोई बुक आती है, चाहे वो क्रोनोलॉजी में नहीं आती, लेकिन फिर भी आपको ये याद रहेगा कि अच्छा ये बुक माओ ज़ेडोंग की है। और काफ़ी ईजी बुक्स हैं इनकी, सबको याद रहती ही हैं। होप सो आपको मेरी ट्रिक भी पसंद आए, प्लस लास्ट तक टिके रहना। तो आपको एक बोनस पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो भी आपको पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। जो हमारा मेन लेक्चर है उसमें हम सिर्फ मेन वर्क्स याद करेंगे। तो इनकी ये बुक्स क्रोनोलॉजी में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो सीजीपी से क्या, सी से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन, जी से हमारा गुरिल्ला वॉरफेयर और पी से प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। अब आपको पता है कि कभी कभार डेट्स भी पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं है इसकी, पर किसी की भी पूछ सकता है। तो मैंने इसको कैसे याद किया कि जो सीजीपी है वो तीनों जो बुक्स हैं या जो तीनों मतलब वर्क्स है माओ ज़ेडोंग के, वो एक ही टाइम पे लिखे गए थे 1937 में। तो सीजीपी हमारा हो गया 1937। तो माओस सीजीपी ऐसे आप याद रखना कि माओ की सीजीपीए कितनी आई थी जब वो ग्रेजुएशन में था या पोस्ट ग्रेजुएशन में था। तो आपसे किसी ने फनी सा सवाल पूछा, अच्छा तुम्हें पता है माओ ज़ेडोंग का सीजीपीए क्या था, ठीक है। सो वैसा आप याद रख सकते हो 1937 में। प्लस माओ का कॉन्ट्राडिक्शन, तो आपको ऐसे माओ के साथ ही सारी बुक्स याद रखनी है कि माओ बोलना है और फिर उससे रिलेटेड बुक, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके मेन जो इन्होंने क्या क्या कांड किए थे, आप बोल सकते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन और ये सब, वो भी याद करेंगे। तो माओ कॉन्ट्राडिक्शन, गुरिल्ला ज़ेडोंग क्यों बोल रही हूँ गुरिल्ला ज़ेडोंग, इसलिए क्योंकि पूरा नाम इनका क्या है, माओ ज़ेडोंग। तो अगर आपको गुरिल्ला ज़ेडोंग याद रहेगा तो इसका मतलब है माओ ज़ेडोंग की बुक है, ठीक है। माओ का कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन पे उन्होंने बुक लिखी थी, ऑन प्रैक्टिस एंड कॉन्ट्राडिक्शन। और मतलब सीजीपीए एक साथ लिखी थी, ये तो आपको वैसे याद हो गया। अब इसमें आप कैसे रख सकते हो, माओ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब माओ का कॉन्ट्राडिक्शन ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, गुरिल्ला ज़ेडोंग मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर। फिर कॉन्ट्राडिक्शन से रिलेटेड दो बुक है, तो माओ का कॉन्ट्राडिक्शन है तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन से रिलेटेड उनकी दोनों बुक्स हो गई। गुरिल्ला ज़ेडोंग से आपको गुरिल्ला वॉरफेयर याद हो गया। और सबसे अच्छी ट्रिक तो यही बनती है कि उसके सारी बुक्स के नाम के आगे ऑन लगता है, लेकिन बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जिनके नाम के आगे ऑन लगता है लेकिन वो माओ ज़ेडोंग की नहीं है, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी फिर कभी। अब प्रोटेक्टेड वॉर इन चाइना, ये भी इनकी बुक है। कोएलिशन गवर्नमेंट इन चाइना, पीडीपी इन चाइना, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे इनकी बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। प्रोटेक्टेड वॉर, कोएलिशन गवर्नमेंट। अब इन चाइना मैंने क्यों लगाया, क्योंकि माओ ज़ेडोंग ऐसे थिंकर हैं जो चाइना से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कन्फ्यूशियस के बाद इकलौते थिंकर यही आते हैं जो चाइना के हैं। तो आपको बस इससे याद रखना है कि प्रोटेक्टेड वॉर इन चाइना अगर आप याद रखोगे तो मतलब प्रोटेक्टेड वॉर किसकी है, माओ ज़ेडोंग की है। कोएलिशन गवर्नमेंट इन चाइना याद रखोगे तो मतलब कोएलिशन गवर्नमेंट किसकी है, जो बुक है वो माओ ज़ेडोंग की है, क्योंकि चाइना से ये बिलोंग करते हैं। पीडीपी इन चाइना यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक रूल, पीडीपी वैसे पार्टी भी है, तो मैंने ऐसे याद रखने के लिए पीपल डेमोक्रेटिक रूल किसकी है, चाइना में, चाइना से फिर से हमारे माओ ज़ेडोंग। अब इनकी याद करते हैं इनका क्रोनोलॉजी कि इन्होंने इनकी लाइफ के जो इवेंट्स हुए, ठीक है। तो इस इवेंट से बहुत बारी क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें नहीं याद रहता। तो सबसे पहले 1921 में इन्होंने लॉन्ग मार्च की थी। तो ऐसा याद रखो कि वो एक उन्होंने शुरुआत कैसे की। अब हम क्या करते हैं, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले वॉक पे जाते हैं, राइट। तो हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, एक माओ ज़ेडोंग उठे, ठीक है, मॉर्निंग हुई उनकी, गुड मॉर्निंग माओ ज़ेडोंग, एंड वो लॉन्ग मार्च पे चले गए। हम वॉक पे जाते हैं पर वो साधारण आदमी तो थे नहीं, तो वो एक लॉन्ग मार्च पे चले गए, ऐसा मानो। लॉन्ग मार्च पे जब वो गए तो वहाँ पे उनको बहुत लोगों से कॉन्ट्रडिक्शन फेस करना पड़ता, बहुत रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। रेवोल्यूशन यहाँ पे आपको ये पूरा ये भी लिखा हुआ है और रेवोल्यूशन पर उनका क्या क्या काम था। तो सबसे जो उनकी थीम है, रेवोल्यूशन की थीम, वो कब आती है, तो रेवोल्यूशन का उनका जितना भी काम था, सक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन, वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी स्ट्रक्चर। अभी हमारा मेन मकसद ये नहीं है क्योंकि इसका हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, अभी सिर्फ हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। तो लॉन्ग मार्च पे गए और वो अपने सारे सैनिकों को लेकर गए मार्च पे, ठीक है। धम 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 ऐसे बैंड बाजा बज रहे हैं और मार्च करते हुए सब जा रहे हैं। और जब आप एक सीन इमेजिन करो जहाँ पे सब मार्च करते हुए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ पे रेवोल्यूशन की शुरुआत होने वाली है। मतलब ऐसे ढोल पताशे वो लेकर रेवोल्यूशन का
वो शंख बजा रहे हैं बेसिकली। तो रेवोल्यूशन कर रहे थे, जब लॉन्ग मार्च आते जाते रेवोल्यूशन के लिए वो जा रहे थे, बीच में उनको एक रेवोल्यूशन के जाते जाते उनको एक गार्डन मिला। गार्डन में उनको फ्लावर्स दिखे, बहुत सारे फ्लावर्स, ठीक है, 100 फ्लावर्स, ठीक है। तो उनको 100 फ्लावर्स दिखे वो, और उनको उससे अच्छा लगा कि अच्छा हो यार, इतनी लॉन्ग मार्च कर रहे थे हम, चलो कुछ अच्छा तो देखने को मिला। तो 100 फ्लावर्स के बाद एक आता है ग्रेट लीप, ठीक है। एक तो बहुत बड़ा लीप उनको फेस करना पड़ता है, एंड लास्ट में ग्रेट लीप के बाद उनको बोलते हैं कि चलो बस ख़त्म करते हैं, एक कल्चर के थ्रू ही है, हम कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आते हैं 1966 से तो 69 तक, और कल्चर रेवोल्यूशन के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों के कल्चर का यूज़ करके हम उनको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करते हैं। तो रेड लिटिल बुक्स और ये सब भी किससे रिलेटेड है, माओ ज़ेडोंग से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एक तरफ वो रिएक्शनरी फोर्सेस बताते हैं कि एक तरफ पीसेंट्स, लंपन, प्रोलेटेरिएट और इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वर्सेस बुर्जुआजी और रिएक्शनरी फोर्स चल रहा है उनका रेवोल्यूशन के मामले में, ठीक है। और बोलता है कि रेवोल्यूशन सक्सेसफुल तभी हो पाएगा जब हम वेल ऑर्गेनाइज पार्टी स्ट्रक्चर परफॉर्म करें, ठीक है। तो रेड आर्मी थी उनकी, जिन्होंने लॉन्ग मार्च की थी अगेंस्ट केएमटी के अगेंस्ट, यानी कि कुमांग ऑफ चाइना, जो कि वहाँ की पार्टी थी, उसके अगेंस्ट माओ ज़ेडोंग के जो फॉलोअर्स थे, जिनको हम रेड आर्मी बोलते हैं, वो अपनी लिटिल बुक्स लेकर गए थे, रेड लिटिल बुक्स भी होती है जिनको वो बोलते हैं, एंड वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। देन 100 फ्लावर्स जो कैंपेन था उनका, 100 फ्लावर्स मैंने आपको बोला कि वो लॉन्ग मार्च पे जा रहे थे, वहाँ पे उनको रेवोल्यूशन के लिए जा रहे थे, ठीक है। और वहाँ पे उनको बीच में गार्डन पड़ा, गार्डन के बाद क्या हुआ, गार्डन के बाद ग्रेट लीप आया, और ग्रेट लीप के बाद लास्ट में उन्होंने अपना रेवोल्यूशन कैसे ख़त्म किया, कल्चर का इस्तेमाल करके ख़त्म किया, ठीक है। सो पेन इज़ नॉट वर्किंग रियली, सो कोई बात नहीं, आप बात सुन लो। तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, टेक्नीशियन और इंजीनियर्स, अब यहाँ पे जो 100 फ्लावर कैंपेन था उसमें जो मेन बात याद रखने वाली है वो है ये कि न्यू क्लास ऑफ एक्सपर्ट्स इमर्ज होती है उस टाइम पे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की, ठीक है। तो वो इस कैंपेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक क्लास इमर्ज होती है, और इसको 100 फ्लावर्स कैंपेन क्यों बोला गया, क्योंकि माओ ने इन सबको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए बुलाया कि आओ, तुमको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मेरी पॉलिसीज गलत हैं, तो सारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को वो बुलाते हैं कि लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कंटेंट। तो वो इन टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स की क्लास को 100 फ्लावर्स से कंपेयर करते हैं मेटामॉर्फिकली, एंड बोलते हैं कि ठीक है आओ और मेरे को क्रिटिसाइज करो, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए अलाउ करता हूँ। और जैसे ही टेक्नीशियन और इंजीनियर्स खुश हो जाते हैं कि ठीक है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रहा है, और वो सारे आते हैं। तो यहाँ पे एक फनी स्टोरी ये है कि जैसे वो यहाँ पे आते हैं माओ ज़ेडोंग के पास, तो माओ ज़ेडोंग ऑलरेडी अपनी फोर्सेस को लेकर रेडी होता है और सब पे शूट करवा देता है, ठीक है। शूटर साइड के ऑर्डर दे देता है और उन सबको मरवा देता है कि तुमने हिम्मत कैसे की मेरे खिलाफ बोलने की। अब ये बात सच है कि नहीं, बट मैंने ये सुना है इंसिडेंट 100 फ्लावर्स कैंपेन का। देन ग्रेट लीप फॉरवर्ड होता है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब है कि आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, यानी कि आप माओ ज़ेडोंग बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो एग्रीकल्चर कलेक्टिव फार्मिंग की शुरुआत करते हैं, और लेकिन ग्रेट लीप यहाँ पे ये है कि ग्रेट लीप जब आया था तो ग्रेट लीप यहाँ से होता है 58 से शुरू होता है, 60 तक चलता है। तो वहाँ पे फेमाइन की कंडीशन आ जाती है, ठीक है, भुखमरी और सूखा पड़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो उनकी एग्रीकल्चर कलेक्टिव फार्मिंग की जो पॉलिसीज़ थी, जो इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बनाई थी, वो सारी उनकी फेल हो जाती हैं क्योंकि फेमाइन आ गया अचानक से। तो अब बेचारे जो हैं वो अनलकी हैं काफ़ी, ठीक है। माओ ज़ेडोंग हमेशा से अनलकी रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं वो उन्हीं को बैकफायर कर जाती है, ठीक है। तो ऐसा याद रख सकते हो। फिर माओ को लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, तभी वो कल्चरल रेवोल्यूशन के लिए आया, ठीक है। अब इतना क्रिटिसिज्म हो गया था माओ का क्योंकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में फेमाइन आ गया था, उसकी सारी पॉलिसी फेल होती जा रही थी, तो ऑब्वियसली सिटीजन्स जो है वो क्रिटिसाइज करेंगे कि तुम कैसी सरकार चला रहे हो। तो अब एक ही रास्ता था माओ ज़ेडोंग के पास, वो ये कि चलो लोगों को रिलीजन से ही बहकाया जाए, ठीक है, क्योंकि कल्चर ऐसी चीज़ है जिसका हम इस्तेमाल करके लोगों को अपने हित में ले सकते हैं। तो उसने कल्चरल रेवोल्यूशन लेकर आए लास्ट में, एंड उन्होंने अपने रेड गार्ड्स को भेजा विद लिटिल रेड बुक टू स्प्रेड द आइडियाज़ ऑफ माओ, कि जो देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को क्लियर करो। तो लिटिल रेड बुक के साथ वो माओस के आइडियाज़ उसमें थे और वो लेकर जाते हैं। प्लस आपको याद रखना है कि माओ जो है वो अगेंस्ट है प्राइवेटाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और ग्रेट प्रोलेटेरिएट कल्चरल रेवोल्यूशन भी जिसको बोलते हैं। तो माओ ने कौन सा रेवोल्यूशन शुरू किया अपने क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए? प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, रेड कार्ड्स विद रेड बुक्स। ये मैंने आपको छोटी सी समरी दे दी कि आपको एक ओवरऑल रिवीजन हो जाए। और 1969 में कल्चरल रेवोल्यूशन आया था, ये याद रखना। 69 तो वैसे भी आपको याद ही रहेगा, राइट।
सो खत्म। एंड देन फ्रेंड्स फैन है, ये सब है। तो आपको मैं कौन सा पीडीएफ से बता रही हूँ, ये तो है एडुसीकर का पीडीएफ। तो ये पेड कोर्स वाला पीडीएफ नहीं है, तो कोई कॉपीराइट या कुछ आएगा नहीं। ये एडुसीकर ने एटलीस्ट 1.5 साल पहले, 1.5 years पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया था सब स्टूडेंट्स को, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में था, तो मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था। अब इस पीडीएफ का आपको हेल्प कैसे होगा कि आपके पास भी ये पीडीएफ हो सकता है, लेकिन हेल्पफुल ऐसे है कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड। तो अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, ठीक है, सारी ट्रिक्स मेंशन की है। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। अब जैसे हैंड एंड का पावर का कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग कलर्स से। प्लस बीच बीच में मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक्स भी मेंशन किया है कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ग्राम्स्की ने डिट्टो कॉपी किया मार्क्स लेनेर और मैकियावेली को। अब ये ट्रिक है याद रखने के लिए कि जो ग्राम्स्की जो थे वो किस किस लोगों से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी ट्रिक इसमें लिखी हुई हैं जो कि आपको थोड़ी टाइम में, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे होगे उसके एक दिन के अंदर अंदर मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी, मतलब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, ठीक है। टेक्स्ट से मैंने खुद लिखा हुआ है, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल, एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं। इसमें आप WPT का सब कुछ तो नहीं है, बट लेकिन बहुत कुछ है। जैसे आप यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक थी तो स्टेट की जगह बेस आना था, तो मैंने वो लिख दिया, ओके। सो ये है नेगेशन ऑफ नेगेशन। अब और भी बहुत सारी चीज़ें। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसने फिर बोनापार्ट की पॉलिटिकल इकोनॉमी को क्रिटिसाइज किया, बोनापार्ट गुस्सा हुआ, मतलब मैंने पूरी ट्रिक आपको अच्छे से लिखी हुई है। कार्ल मार्क्स की मैंने बुक्स आपको यहाँ से ही याद करवाई थी पिछली बार, तो कि कैसे हमें कार्ल मार्क्स की बुक क्रोनोलॉजी में याद रखनी चाहिए। तो इसकी मैंने ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप वीडियो देख सकते हो, ताकि मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी वीडियो देखोगे तो। और यहाँ से आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 2-3 मिनट में मैंने आपको पूरी क्रोनोलॉजी से याद कराई है, तो कि आपको सुन के चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। अब स्टेट एज अ मार्च ऑफ गॉड, ये PAYQ है। PYQ, ये 2 स्टेटमेंट भी PYQ की है, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है थोड़ा सा और अच्छा, ताकि आपको अच्छा लगे। एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है वो लिखा हुआ है, तो मैं जो हार्ड वर्ड्स है उन सबके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। देन आपको ये, जैसे कि ये आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हम पढ़ते हैं JS मिल का, तो उसमें कि मिल को ये जो आइडिया था लिमिटेड पावर ऑफ इलेक्टेड मेजॉरिटी का, वो कहाँ से मिला, तो वो टेक्वली के आइडिया ऑफ टायरनी ऑफ मेजॉरिटी से मिला। अब बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये PYQ है, पर मैंने 2018 और 17 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, तो उसमें ये था, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी बातें जो हैं बहुत मतलब वैसी लैंग्वेज में लिखी हुई है कि थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, एक बार इसे पढ़ के समझ नहीं आएगा, तो मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है कि देखो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये कहना चाहता है कि मिल एक्टिव सिटीजन्स को फेवर करते हैं, पैसिव सिटीजन्स को नहीं, इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ओके। सो दैट्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ से ही आपको इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी क्या। और वॉर हुआ फ्लोरेंस के डिस्कोर्सेज में, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टेबल है जो मुझे हमेशा, मैं यहीं से स्टडी करती हूँ इस टेबल को, जो हॉब्स, लॉक और रूसो का कंपैरेटिव स्टडी करता है, जो कि एडुसीकर जी ने बना के दिया है, ओके। तो ये भी आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा इसमें देखो ये सारे कंटेंट है, कन्फ्यूशियस है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो, मैकियावेली, वॉलस्टोन, ग्राफ, JS मिल, हीगल, कार्ल मार्क्स है, जॉन रॉल्स, ठीक है। प्लस इसमें सबसे अच्छी बात इसमें फिगर्स हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पे आपको टेबल्स और फिगर्स मिलेंगी सुंदर सुंदर, जैसे ये वाला एग्जाम्पल का फिगर है, ओके। देन ये है बेस और सुपरस्ट्रक्चर का, इन्होंने बहुत सुंदर सा ये फिगर बनाया हुआ है, डायग्राम है, मतलब पुरानी है, आई डोंट नो अब लेटेस्ट वाले में ये सब चीज़ें हैं कि नहीं, पर पुरानी जो है इनका क्रैश कोर्स था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब अपडेटेड वाली चीज़ें जो इस बार के क्वेश्चन आया वो तो आपको PYQ सॉल्व करके ही पता चलेंगे, लेकिन इससे भी आपका काफ़ी सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे लास्ट में इन्होंने ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस का पूरा बताया हुआ है। सो दिस आई विल गिव यू एन द टेलीग्राम ग्रुप। सो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है learningmantra.vb, पक्का से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा learningmantra.vb। वही जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, आपको मिल सकता है। वहीं से आप मेरे का एडमिन में जाके मेरे को DM भी कर सकते हो, हेल्प के लिए कुछ पूछना हो पूछ भी सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड्रयू हेविट की सीरीज़ और ओपी गाबा की सीरीज़ भी हो चुकी है, तो आप वो भी देख लेना। और एंड्रयू हेविट का मैं एक लेक्चर और बचा है, वो मैं जल्दी ही डाल दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।